ऋतुजा, कौन है ऋतुजा? अच्छा ऋतुजा, ओके। आज ऋतुजा ऑनलाइन है और सुयांश, ओके। आज मैंने कंपलसरी होमवर्क करके आने को बोला था, किया सबने? डिफरेंस का नोटबुक लेके आए हो? ओके। कितने क्वेश्चंस किए? 6। 3 सैटरडे को किए रहेंगे और 3 आज के हिसाब से किए रहेंगे कल, मतलब ठीक है, नो प्रॉब्लम। किसी को क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कोई प्रॉब्लम आया क्या? सारी चीजें एक्चुअली 2 क्वेश्चंस तो डुप्लीकेट थे, मतलब डबल थे, वही वही प्रोविजन तो सेम रहेगा आपका, बस हाँ, आपका बस कंक्लूजन एंड फैक्ट ऑफ द केस वगैरह बदलेगा। पीछे की लाइटें लगाओ, उधर अंधेरे में दिख रहे हैं, रानी लाइट, ठीक है? बस चल ठीक है। इधर वाले अंधेरा है क्या बहुत? हाँ। हमने क्या लिखा था बिलमेंट के बारे में? हो गया था। अच्छा, व्हाट इज बेलमेंट? टेल मी, व्हाट इज बेलमेंट? Transfer of goods, okay, from one person to another person. Can I say delivery of goods from one person to another person? I can say that, but it is nothing but transfer of possession. Possession यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है, but क्या ओनरशिप ट्रांसफर होएगी? ओनरशिप डज नॉट ट्रांसफर, ओनली पोजेशन ऑफ द गुड्स गेट ट्रांसफर्ड। बट क्या पर्पज पूरा होने के बाद सामने वाला वो गुड्स को रिटर्न कर देगा? यस, another party or another person will return the goods after accomplishing any purpose. क्या purpose should be specifically given where there is a transaction of bailment? क्या only transfer of goods does it mean that it is a bailment? Does not necessary. मैंने किसी को पास गुड्स दे दिया है या फिर होल्ड करने के लिए दिया है या रखने के लिए दिया है, दैट इज नॉट नेसेसरी कि ये बेलमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। बेलमेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ट्रांसफर ऑफ पोजीशन जितना नेसेसरी है उतना ही क्या रिक्वायर्ड है? पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग द गुड्स इज ऑल्सो नेसेसरी, है ना? यू आर कीपिंग योर ओन मनी इन द बैंक, ओके। नाउ वो जो बैंक अकाउंट है, क्या उसका होल्ड आपके पास होता है? हाँ, उसका होल्ड होता है। सेकेंड थिंग, आप जब बैंक में से पैसे विड्रॉ करते हो तो क्या सेम नोटें आपको मिलती है क्या? यू माइट गेट डिफरेंट नोट्स, यू माइट गेट डिफरेंट करेंसी, है ना? सो दैट इज नॉट ट्रांजेक्शन ऑफ बेलमेंट। हमने पर्पस पोजीशन किया। अच्छा, इसेंशियल एलिमेंट्स वी हैव कंप्लीटेड, ओके, ठीक है ठीक है। टाइप्स ऑफ बिलमेंट, टाइप्स ऑफ बिलमेंट में अभी एक्चुअली टेक्निकली देखा जाए तो सिर्फ 2 ही टाइप्स है, एक होता है ग्रेटिट्यूज बिलमेंट और एक होता है नॉन ग्रेटिट्यूज बिलमेंट। जहां पे कंसिडरेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो बन जाएगा ग्रेटिट्यूज बिलमेंट, मतलब आपने आपकी इच्छा से, आपने आपकी मर्जी से क्या किया है, किसी को गुड्स प्रोवाइड किया है। या नॉन ग्रेटिट्यूज का मतलब होता है कि आपकी मर्जी नहीं है, आपको फॉर सम रीजन, फॉर सम पर्पज किसी के पास गुड्स रखना पड़ रहा है या दूसरे पर्सन के कस्टडी में गुड्स रखना पड़ रहा है, बाय गिविंग सम कंसिडरेशन दैट वुड बी बेनिफिट टू बोथ द पार्टीज, म्यूचुअली बेनिफिट होगा बेलर को और बेली को। सो दैट इज नथिंग बट नॉन ग्रेटिट्यूज बिलमेंट। क्या हमने ड्यूटीज ऑफ बेलर्स भी डिस्कस किए थे? यस, ड्यूटीज ऑफ बेलर क्या है? बेलर मतलब द पर्सन हु प्रोवाइड द गुड्स, है ना? जो गुड्स को देता है वो बेलर हो जाता है। तो सबसे पहले क्या बेलर ने गुड्स के बारे में ऐसे फैक्ट है जो इजीली पता ना चले सामने वाले पार्टी को, डिस्क्लोज करना चाहिए। यस, डिस्क्लोज द नोन फैक्ट अबाउट द गुड्स। सेकंड है, क्या नेसेसरी एक्सपेंसेस बेलर ने बेयर करने चाहिए? यस, नेसेसरी एक्सपेंसेस बेयर करने चाहिए। इंडेमनीफाई बेली, अगर बेलर के ना बताने की वजह से, मतलब बेलर ने कोई फैक्ट छुपाया, जैसे आपके गाड़ी के ब्रेक खराब है, आपने बोला ही नहीं, और आपके फ्रेंड को भी इजीली वो डिटरमाइन नहीं हुआ, ड्यू टू दैट फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया, उसको कुछ नुकसान का, उसको कुछ इंजरी हो गई, तो क्या आपको उसको इंडेमनीफाई करके देना पड़ेगा? इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और इट इज योर रोल टू इंडेमनीफाई द बेली। देन बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स, जो हमने गुड्स दिए हैं बेलर ने बेली को,
बेली ने क्या वो गुड्स रिटर्न करना चाहिए, सेम गुड्स को रिटर्न करना चाहिए, एंड इट इज ऑब्लिगेशन ऑफ बेलर एज वेल टू एक्सेप्ट द गुड्स रिटर्न. हमने ड्यूटीज ऑफ बेली भी देखा था. ड्यूटीज ऑफ बेली में टू टेक केयर ऑफ द गुड्स एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, एज इफ ये गुड्स मेरे हैं या ये गुड्स वो पर्सन के हैं, बेली के हैं, एज इफ उसने क्या करना चाहिए, उसका ध्यान देना चाहिए. देन नो अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स. जो पर्पस के लिए गुड्स लाया है वही पर्पस अकम्प्लिश करके, फुलफिल करके गुड्स को क्या करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए. कोई अनऑथोराइज्ड गुड्स, अनऑथोराइज यूज नहीं करना चाहिए. क्या बेली ने उसके गुड्स के साथ बेलर के गुड्स मिक्स करने चाहिए? नहीं. अगर बेलर का अथॉरिटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर बेलर का अथॉरिटी नहीं है तो इट इज ड्यूटी ऑफ बेली नॉट टू मिक्स द गुड्स विद हिज ओन गुड्स. क्या गुड्स को रिटर्न करना बेली का ड्यूटी है? हाँ, इट इज ड्यूटी ऑफ बेली टू रिटर्न द गुड्स आफ्टर यूसेज और टू रिटर्न एनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट अक्रूइंग फ्रॉम द गुड्स बेल्ड. अगर कोई बेली के पास गुड्स रखे फॉर द टाइम बिंग और उससे उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है, कुछ एडवांटेज मिल रहा है, तो अलोंग विद द बेनिफिट वो सारे गुड्स क्या करने चाहिए, रिटर्न करने चाहिए. दीज आर द ड्यूटीज ऑफ बेली. चलो लिखो. टाइप्स ऑफ बेलमेंट लिखो. अभी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट उन्होंने तीन इसमें क्लासिफाई किया है, और द ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड. चलो ग्राफ बना के लिखते हैं. टाइप्स ऑफ बेलमेंट में लिखो ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट. ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट. एक तो आएगा बेलर के बेनिफिट के लिए, एक तो आएगा बेली के बेनिफिट के लिए, और एक है म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब दोनों पार्टीज का बेनिफिट हो रहा है जहां पे. जैसे आपको 8-10 दिन के लिए कहीं बाहर जाना होगा, ठीक है, तो आप क्या करते हो, आपके घर पे कोई वैल्यूएबल चीज होती है, या फिर जैसे आपका गोल्ड घर पे पड़ा है, या आपके घर पे कैश पड़ी है. कैश विल नॉट बी कंसिडर एज गुड्स इन टर्म ऑफ बेलमेंट, बट अगर आपके घर पे कोई वैल्यूएबल गुड्स है तो आपने क्या सोचा, इसको अभी घर में रखना सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, एक काम करते बाजू वाले के पास रख देते हैं. द पर्पस बिहाइंड दैट इज सिक्योरिटी, safe custody. Security, I cannot say security, but safe custody is the purpose. तो हमने बाजू वाले के पास गुड्स रख दिए. इसमें फायदा क्या है, जिसने गुड्स रखे उसका फायदा है, दैट इज बेलर. बेलर का फायदा है. अभी आपके दोस्त ने आपको गाड़ी मांगी थी, आपने गाड़ी प्रोवाइड की, उसमें फायदा किसका है, बेली का, मतलब आपके फ्रेंड का. या फिर आपने आपकी गाड़ी सर्विसिंग के लिए दिया, तो उसमें फायदा किसका है, आपका भी फायदा है और सामने वाला का भी फायदा है. दिस काइंड ऑफ बेनिफिट इज बेनिफिट टू बेलर, बेनिफिट टू बेली एंड म्यूचुअल बेनिफिट. चलो इसके एक एक एग्जाम्पल लिखिए क्या. चलो बेलर टू बेनिफिट टू बेलर में एग्जाम्पल लिखो, दैट गिविंग गुड्स टू नेबर फॉर सेफ कस्टडी. बेनिफिट टू बेलर में लिखो गिविंग गुड्स टू नेबर फॉर सेफ कस्टडी. शॉर्ट शॉर्ट में लिखेंगे. गिविंग गुड्स टू नेबर फॉर सेफ कस्टडी. फिर बेली में लिखो प्रोवाइडिंग बाइसिकल टू फ्रेंड फॉर यूज. बेली में लिखो प्रोवाइडिंग बाइसिकल टू फ्रेंड फॉर यूज.
प्रोवाइडिंग बाइसिकल टू फ्रेंड फॉर यूज. म्यूचुअल में लिखो गिविंग बाइक फॉर सर्विसिंग फॉर सम चार्जेस. गिविंग बाइक फॉर सर्विसिंग फॉर सम चार्जेस. नेक्स्ट टाइप लिखो ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड. ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड. एक है ग्रेटिट्यूस और एक है नॉन ग्रेटिट्यूस. तो पूरा लिखो अच्छे से. म्यूचुअल का एग्जाम्पल गिविंग बाइक टू सर्विस सेंटर फॉर सम चार्जेस या गिविंग बाइक फॉर सर्विसिंग फॉर सम चार्जेस. दोनों का बेनिफिट हो रहा है, आपका भी हो रहा है, उसका भी हो रहा है. उसको पैसा मिल रहा है और आपकी गाड़ी ठीक हो रही है. ऑन द बेसिस ऑफ रिवॉर्ड लिखो ग्रेटिट्यूस एंड नॉन ग्रेटिट्यूस. ग्रेटिट्यूस के नीचे बस इतना लिखना फ्री ऑफ चार्ज. ग्रेटिट्यूस के नीचे लिखो फ्री ऑफ चार्ज. और ग्रेटिट्यूस के नीचे लिखो फ्री ऑफ चार्ज और नॉन ग्रेटिट्यूस के नीचे लिखो बेलमेंट फॉर बेनिफिट ऑफ बोथ बेलर एंड बेली. अगर आप म्यूचुअल बेनिफिट लिखोगे तो भी चलेगा, ओनली इफ यू अंडरस्टैंड इट लेटर. बेलमेंट फॉर बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली दैट इज नथिंग बट द म्यूचुअल बेनिफिट है ना. सो आप म्यूचुअल बेनिफिट लिखोगे तो भी चलेगा, बट आपको बाद में वो समझना चाहिए व्हेन यू रीड. दैट इज म्यूचुअल बेनिफिट. बाद में लिखो. हो गया ना. म्यूचुअल बेनिफिट भी लिख देना ब्रैकेट में. बेलमेंट फॉर बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली दैट इज नथिंग बट म्यूचुअल बेनिफिट. दोनों को मिल रहा है बेनिफिट. बाद में नेक्स्ट न्यू पॉइंट लिखो ड्यूटीज ऑफ बेलर. ड्यूटीज ऑफ बेलर. ड्यूटीज ऑफ बेलर. नंबर वन ड्यूटी है. नंबर वन ड्यूटी है डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स. डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स. ऑनलाइन वाले भी लिख रहे हो ना, ऋतुजा, सुयांश, प्रेरणा, परीक्षित. टू डिस्क्लोज फॉल्ट इन गुड्स. फॉल्ट इन गुड्स जो आपने लिखा ना, उसके बाद में ऐसा जो मैंने ब्रैकेट बनाया, दो ब्रैकेट बना देना. एक लिखना ग्रेटिट्यूस और एक लिखना नॉन ग्रेटिट्यूस. एक लिखो ग्रेटिट्यूस, एक लिखो नॉन ग्रेटिट्यूस. दोनों केस में क्या होगा देखेंगे अपन. फॉल्ट इन गुड्स अगर डिस्क्लोज नहीं किया तो दोनों केस में क्या होगा. आपने आपने नंबर वन पॉइंट लिखा ड्यूटी में, ड्यूटी टू डिस्क्लोज लिखा. ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट. उसके ही नीचे आपको ऐसे दो ग्राफ बनाना है, एक है ग्रेटिट्यूस और एक है नॉन ग्रेटिट्यूस. सो दोनों केस में अगर फॉल्ट आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो क्या होगा वो देखेंगे. ग्रेटिट्यूस में लिखो इफ बेलर if Baylor does not disclose, if Baylor does not disclose belly BAILEE to extraordinary risk, does not disclose to belly to extraordinary risk, he मतलब कौन. Baylor. He is responsible for damage. He is responsible for damage arising out of faults. He is responsible for damage arising out of faults. Faults. FAULTS.
यहाँ पे क्या है कि बेलर वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉल्ट ओनली इफ ही डज नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट, है ना। अगर बेलर ने फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं किया है तो ही वो क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अगर बेलर ने फैक्ट को डिस्क्लोज कर दिया फिर भी बेली ने वैसे ही गुड्स यूज किया तो देन हु एल्स विल बी रिस्पॉन्सिबल, बेली। अभी नॉन ग्रेटिट्यूड के केस में क्या होगा कि बेलर विल बी, लिखो, बेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फॉल्ट्स, बेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजेस, बेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजेस whether he was whether he was or was not whether he was or was not aware of the existence of faults, aware of the existence of faults। आपको नंबर 2 ड्यूटी लिखना है, ड्यूटी टू, बोलो। नॉन ग्रेटिट्यूड्स में ऐसा क्यों रहता है, बिकॉज देर इज कंसिडरेशन इन्वॉल्व इन द कॉन्ट्रैक्ट। सो भले ऑफकोर्स ही विल पे, भले ही उसको वो फॉल्ट के बारे में पता हो या ना हो। मतलब क्या है कि बेलर ने जो गुड्स बेल किया, लेट से गाड़ी दे दिया, उसको खुद को ही पता नहीं है कि गाड़ी की ब्रेक फेल है, ठीक है, और सामने वाला उसके लिए कंसिडरेशन दे रहा है 500 रुपीज पर डे के हिसाब से। तो क्या अगर गाड़ी के वजह से कुछ डैमेज हुआ तो बेलर को पे करना पड़ेगा? यस। आइदर उसको पता है या पता नहीं है, दोनों केस में अगर वो नॉन ग्रेटिट्यूड बेलमेंट है तो बेलर विल हैव टू पे। बट ग्रेटिट्यूड के केस में ओनली इफ बेलर डज नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट अबाउट द गुड्स देन ओनली ही विल हैव टू पे। अगर उसने ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया है, सामने वाले ने उसका दिमाग लड़ाया, तो देन बेलर वोंट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। लिखो नंबर 2 ड्यूटी, लिखो ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस। उसमें भी दो ऐसे ग्राफ बनाना, ग्रेटिट्यूस नॉन ग्रेटिट्यूस। ड्यूटी टू पे नेसेसरी एक्सपेंसेस में भी दो ग्राफ बनाना। ग्रेटिट्यूस बेलमेंट, ग्रेटिट्यूस के नीचे दो ग्राफ बना दिए ना, ग्रेटिट्यूस नॉन, हाँ। तो अभी ग्रेटिट्यूस के नीचे लिखो बेलर शैल पे, बेलर शैल रीपे द बेली, ऐसा लिखो, बेलर शैल रीपे द बेली, बेलर शैल रीपे द बेली necessary expenses incurred by him, necessary expenses incurred by him and, कार्तिक किधर है आज, कार्तिक बीमार है, necessary expenses incurred by him and extraordinary expenses as well, and extraordinary expenses as well। नॉन ग्रेटिट्यूस में लिखो extraordinary expenses as well। नॉन ग्रेटिट्यूस में लिखो बेलर इज लाइबल, बेलर इज लाइबल only for the, Baylor is liable only for the extraordinary expenses। नंबर 3 ड्यूटी लिखो, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली। आपको प्री मैच्योर टर्मिनेशन ये वर्ड अंडरस्टैंड हो गया ना अच्छे से? ऐसे ही डायरेक्टली लिखोगे तो समझेगा। प्री मैच्योर मतलब पहले अगर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है तो द बेलर शुड कंपेंसेट बेली, ड्यूटी टू इंडेमनीफाई बेली के पॉइंट के आगे लिखना है अपने को सिंपली, द बेलर शुड कंपेंसेट बेली the loss suffered, the loss suffered due to premature termination, the loss suffered due to premature termination।
प्री मैच्योर टर्मिनेशन। हो गया। नंबर नेक्स्ट, ड्यूटी टू इंडिमनिफाई बेली। मैं फिर से बताती हूँ, द बेलर। हेलो, हेलो। हाँ, नेक्स्ट ड्यूटी लिखो, बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। दो ग्राफ बनाओ, एक में लिखो इंडिमनिफाई फॉर लॉस और एक में लिखो टू रिसीव बैक द गुड्स। ऐसे दो ग्राफ बनाओ, जो ग्रेटिट्यूड्स नॉन ग्रेटिट्यूड्स के बना देते हैं, इंडिमनिफाई फॉर लॉस एंड टू रिसीव बैक द गुड्स। दैट्स इट। अभी लिखना है ड्यूटीज ऑफ बेली। अच्छा, बस उतना लिखना है, इंडिमनिफाई फॉर लॉस एंड टू रिसीव बैक द गुड्स। दीज आर द टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बेलर टुवर्ड्स बेली। ड्यूटीज ऑफ बेली लिखो। हाँ, दूसरा पॉइंट है ड्यूटीज ऑफ बेली। नंबर वन ड्यूटी लिखो, नंबर वन ड्यूटी लिखो, ड्यूटी टू। मैं डायरेक्टली पॉइंट ऐसे बोलूं। हाँ, इतना ही लिखना है, दो पॉइंट्स, इंडिमनिफाई फॉर लॉस एंड टू टेक बैक द गुड्स। आपको टेक बैक गुड्स का एक्सप्लेनेशन लिखा हूं, इंडिमनिफाई फॉर लॉस का लिखाना है, ठीक है ना? ठीक है, इंडेमनिफिकेशन का हो गया, इसके लिए मैंने स्किप किया। चलो, ड्यूटीज ऑफ बेली लिखो। नंबर वन, बेली शुड टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स। मैं डायरेक्टली ऐसे ही बोल रही हूँ, पॉइंट नंबर वन लिखो। हाँ, बेली शुड टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स एज अ मैन ऑफ, बेली शुड टेक रीजनेबल केयर ऑफ गुड्स एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। यहाँ पे मैं ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाले को हाईलाइट कर देती हूँ, सो दैट आप स्पेलिंग चेक कर सको। ऑर्डिनरी प्रूडेंस, Delhi should take reasonable care of goods as a man of ordinary prudence. That's it. इसको ऑर्डिनरी प्रूडेंस वाले वर्ड में डाउट है, नए वाले बच्चे हो सकता है। हाँ, और ओके, 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 ठीक है। ऑर्डिनरी प्रूडेंस का मतलब होता है कि एक ऑर्डिनरी इंसान नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या करेगा, ऐसा बिहेव करना है। जैसे मैंने बोला था कि आपने आपके दोस्त को फोन यूज करने के लिए दिया, तो दोस्त ने 4 दिन के लिए दिया, तो दोस्त ने फोन ऐसा यूज करना चाहिए, या गाड़ी दी ऐसा यूज करना चाहिए एज इफ वो गुड्स किसका है, उसका है। अगर वो गुड्स उसका होता तो वो क्या टेक केयर करता था, फोन को अच्छे से रखता था, चार्ज करके रखता था। गाड़ी अगर खुद की है तो अच्छे जगह पे, नो पार्किंग में नहीं, पार्किंग वाले एरिया में पार्क करता था। दिस काइंड ऑफ थिंग्स कौन करेगा, एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। मतलब एक सद्बुद्धि का आदमी क्या कुछ करेगा, अगर वो गुड्स हमारे हैं तो ऐसा ही क्या करना चाहिए, बेली ने करना चाहिए, वो गुड्स बेलर के होने के बावजूद भी। ठीक है। हाँ, नंबर टू लिखो, नंबर टू लिखो। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक एक्सेप्शन है, बेली व्हेन नॉट लाइबल फॉर द लॉस। अभी जनरली क्या है कि ऐसा बोला गया है, बेली शुड एक्ट एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। और अगर बेली ने एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस एक्ट नहीं किया, जैसे गाड़ी है, गाड़ी दोस्त के लिए आपने
लेकिन पर्पजली आपको पता है ऑड इवन डेट्स के पार्किंग होते हैं, लेकिन पर्पजली आपने नो पार्किंग में गाड़ी लगा दी, आपकी नहीं है, क्या होगा गाड़ी, जो होगा देखा जाएगा, ऐसे सोचकर। सो क्या आपने ऑर्डिनरी प्रूडेंस में एक्ट किया? नहीं किया। नो पार्किंग में गाड़ी लगा दी और आपको फिर गाड़ी उठा के लेके गए, उसके लिए आपको कुछ चार्जेस भरना पड़ा। तो क्या वो चार्जेस बेली ने भरने चाहिए कि बेलर ने भरने चाहिए? बेली ने भरने चाहिए, क्योंकि उसके केयरलेसनेस की वजह से हुआ है। बट एक्सेप्शनल केस ऐसा है जहां पे एक आधा केस ऐसा होगा जहां पे बेली वोंट बी रिस्पॉन्सिबल, बेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल। द बेली इन द absence of any special contract is not responsible for the loss or destruction or deterioration of the things built if he has taken care of the goods under section 151। अभी क्या है कि आपके दोस्त ने पूरी ध्यान रखा, आपके दोस्त ने गाड़ी पार्किंग में लगाई है या गाड़ी धूप में नहीं लगाई है, गाड़ी में पेट्रोल फिल किया, सारा ध्यान रखने के बावजूद भी, मतलब ही एक्टेड एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, उसके बाद भी अगर गाड़ी को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डैमेज हुआ है तो देन दैट डैमेज शुड बी borne by whom? बेलर। ये है एक्सेप्शन। एक्चुअली ये एक्सेप्शन नहीं है, पॉइंट का ही पार्ट है। चलो उसमें एक्सटेंडेड लिख दो, उसमें एक्सटेंडेड लिख दो। इन द absence ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, इन द absence ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, Billy is not responsible for the loss if he has taken reasonable care of the goods. If he Belly is not responsible for the loss if he has taken reasonable care of the goods, उसने सारा ध्यान देने के बावजूद भी अगर गुड्स को कुछ हुआ है, then बेलर would be liable, बेलर would be liable, not the belly। समझा क्या मैं, समझा क्या पॉइंट? हाँ। नेक्स्ट ड्यूटी ऑफ बेली लिखो, not to make inconsistent use of goods, not to make inconsistent use of goods। आपने आपके दोस्त को टी शर्ट दिया पहनने के लिए, स्पेशली बोला देख सिर्फ तू ही पहनना और एक दिन में वापस दे देना। आपके फ्रेंड ने क्या किया, उसके फैमिली मेंबर को या उसको, उसके भाई को वो टी शर्ट दे दिया, बोले तू भी पहन ले, और वो उसके भाई ने वो टी शर्ट खराब करके वापस दिया, देन हु शुड बेयर द लॉस? बेली शुड बेयर द लॉस, क्योंकि उसने इनकंसिस्टेंट यूज किया है। If belly make any inconsistent use of goods, if belly make any inconsistent use of goods, then then he is then he is liable to compensate bailor for the loss, then he is liable to compensate bailor for the loss। इसमें भी ये पेंसिल से क्यों लिख रही है रानी? रफ बुक है। कंपेंसेट फॉर द लॉस किसको कंपेंसेट करेगा? ऑफ कोर्स बेलर को करेगा। उसमें ही अपने को और एक लाइन लिखना है, इफ बेली डज नॉट यूज गुड्स, if Bailey does not use goods according to the terms and condition of the contract, if Bailey does not use goods according to the terms and conditions of contract, contract of bailment will be, contract of bailment will be voidable at the option of bailor, voidable at the option of bailor, voidable at the option of bailor। नेक्स्ट ड्यूटी लिखो, हाँ, voidable at the option of bailor। नेक्स्ट ड्यूटी लिखो, ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स, ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स। ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स में लिखो,
विथ कंसेंट ऑफ बेलर एंड विदाउट कंसेंट ऑफ बेलर, ये देखो आपको दिख रहा होगा, विथ कंसेंट ऑफ बेलर, और बाजू वाले में लिखो विदाउट कंसेंट ऑफ बेलर, विथ कंसेंट ऑफ बेलर, विदाउट कंसेंट ऑफ बेलर। अभी विथ कंसेंट के नीचे अपने को कुछ लिखना है। विथ कंसेंट ऑफ बेलर के नीचे लिखो बोथ पार्टीज, ऐसे थोड़ा छोटा छोटा फॉन्ट लिखो, है बड़ा बन लिखना है। बोथ पार्टीज विल हैव proportionate interest. Both parties will have proportionate interest in their respective shares. Both parties will have proportionate interest in their respective shares. थोड़ा छोटा छोटा फॉन्ट निकालो, नहीं तो आपका टेबल प्रॉपर नहीं बनेगा। यहां वाला लिख दिया, both parties will have proportionate interest in their respective shares. विदाउट कंसेंट में लिखो गुड्स आर सेपरेबल एंड गुड्स आर नॉन सेपरेबल। विदाउट कंसेंट के दो छोटे पार्ट्स बनाने आपको, गुड्स आर सेपरेबल एंड गुड्स आर नॉन सेपरेबल। गुड्स आर सेपरेबल है तो बेलर शुड बेली, गुड्स आर सेपरेबल के नीचे लिखो बेली शुड सेपरेट द गुड्स, बेली शुड सेपरेट द गुड्स। बेली शुड सेपरेट द गुड्स एंड नॉन सेपरेबल मतलब क्या, गुड्स सेपरेट हो रहे क्या, अभी एक बार मिक्स हो गए, अभी वो सेपरेट नहीं हो रहे हैं। नॉन सेपरेबल के नीचे लिखो बेली इज एंटाइटल टू कंपेंसेट, बेली इज एंटाइटल टू कंपेंसेट टू द, और बेली शुड कंपेंसेट टू द बेलर फॉर द लॉस, बेली शुड compensate to the bearer for the loss. ड्यू नेक्स्ट ड्यूटी लिखो ड्यूटी टू रिटर्न गुड्स। ग्राफ अच्छे से बन गया क्या? नॉन सेपरेबल में लिखो बेली शुड कंपेंसेट टू बेलर, विदाउट कंसेंट होगा तो। नेक्स्ट ड्यूटी लिखो, ड्यूटी नंबर क्या है, 4 है क्या? ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स बिल्ड, ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स लिखो। उसमें लिखो इट इज ड्यूटी ऑफ बेली, इट इज ड्यूटी ऑफ बेली it is duty of belly to return or deliver goods according to baler's direction. Return or deliver goods according to baler's direction. Without demand, without demand, as soon as the contract is completed. As soon as the contract is completed. 2 दिन में गुड्स वापस दे बोला है, तो क्या 2 दिन में बेलर के बिना बताए या बेलर के बिना पूछे गुड्स को रिटर्न करना मैंडेटरी होता है? डिमांड करने की जरूरत है क्या बेलर को? नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट लिखो ड्यूटी टू रिटर्न एंड एस्क्रेशन फ्रॉम द गुड्स, ड्यूटी टू रिटर्न एस्क्रेशन फ्रॉम द गुड्स, ड्यूटी टू रिटर्न एस्क्रेशन फ्रॉम द गुड्स।
उसमें लिखो बेली इज बाउंड टू डिलीवर Belly is bound to deliver any increase in profit, any increase in profit from the goods bailed, any increase in profit from the goods bailed, 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 any increase in, any increase, Belly is bound to deliver any increase in profit from the goods bailed. एस्क्रेशन का मतलब होता है इंक्रीज, एक्स्ट्रा, कंपाउंड. ड्यूटी नॉट टू सेटअप, अगला ड्यूटी लिखो, ड्यूटी नॉट टू सेटअप एडवर्स टाइटल, ड्यूटी नॉट टू सेटअप एडवर्स टाइटल. उसमें लिखो बेली, बेली मस्ट होल्ड द गुड्स, बेली मस्ट होल्ड एंड यूज द गुड्स, बेली मस्ट होल्ड एंड यूज द गुड्स, but he cannot, but he cannot deny title of bailor, but he cannot deny title of bailor. चलो ड्यूटीज देखे, अभी अपन राइट्स भी देख लेंगे. क्या फर्क होता है ड्यूटीज एंड राइट्स में, कौन बता पाएगा? करेक्ट. ड्यूटीज इज अ ऑब्लिगेशन विच यू शुड डू, है ना. बट राइट का मतलब होता है इन केस अगर कुछ डिफॉल्ट होता है या कुछ गलत होता है तो देन हमें क्या करना चाहिए, उस पे बेसिकली आवाज उठाना चाहिए, उसको अपोज करना चाहिए. दैट इज नथिंग बट एक्सरसाइजिंग अवर राइट, है ना. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड ड्यूटी. क्या होता है बेलर के राइट क्या हो सकते हैं? क्या बेलर हैव राइट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट? जैसे आपने किसी के साथ बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट किया है, गुड्स आपके ही है, दैट इज योर बेलर, और आपको मन नहीं है अभी कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करने का, या यू वांट टू डिसकंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट, या फिर वो गुड्स किसी और को बेल करने हैं, बेलमेंट में देना है, तो क्या आप टर्मिनेट कर सकते हो? प्री मैच्योर टर्मिनेशन जिसे बोला जाएगा. हाँ, बेलर विल हैव टू पे द डैमेजेस टू बेली, बट कैन बेलर टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, क्योंकि गुड्स उसके ही है. मंथन का एग्जाम्पल दिया था. देन राइट demand that the goods at any time, that is nothing but terminating, premature termination. goods की अगर जरूरत पड़ जाए बेलर को तो उसको कोई भी समय उसके पास राइट है कि मेरे गुड्स मेरे को वापस दे बोलने के लिए, है ना, क्योंकि गुड्स आर बिलोंग्स टू बेलर. बट ये केस में क्या उसको डैमेजेस भरना पड़ेगा? सामने वाले को इनकन्वीनियंस होगा तो उसको डैमेज भरना पड़ेगा. क्या बट क्या इसके पास राइट है टू डिमांड बैक द गुड्स? डेफिनेटली यस. देन राइट टू फाइल एनी सूट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर. रॉन्ग डूअर मतलब अभी के लिए समझ लो एनी थर्ड पर्सन, एनी थर्ड पर्सन, ठीक है. मैं उसको वो कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगी. राइट टू फाइल सूट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ ड्यूटीज इम्पोज्ड अपॉन द बेली. दैट मीन्स आपने बेली के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिकली टर्म्स एंड कंडीशंस है कि बेली ने 2 दिन के लिए गुड्स यूज करना है, बेली ने किसी और को अनऑथोराइज यूज करने नहीं देना है. बट अगर बेली ने टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया तो क्या बेलर कैन sue the belly? Definitely yes. राइट टू क्लेम कंपेंसेशन. अगर बेली ने बेलर के गुड्स को कोई नुकसान पहुंचाया तो क्या बेलर को इंडिमनिफाई करके देना चाहिए बेली ने? यस, दैट इज नथिंग बट बेलर शुड कंपेंसेट द डैमेज का अमाउंट, वॉट एवर द डैमेज में बी. These are the rights of bailor. Right to terminate the bailment. Contract will be voidable at the option of bailor if bailey does not act any with regard the goods bailed. जैसे मैंने पहला वाला एक सेक्शन 144 154 का पॉइंट बताया था कि टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर बेली एक्ट नहीं करता है तो बेलर बोल सकता है नहीं मेरे को जब तेरे को बेलमेंट नहीं देना है या मेरे को मेरे गुड्स तेरे को नहीं देना है.
बोल सकता है. सो कॉन्ट्रैक्ट अगर बेलर के एंड पे वॉइडेबल है तो कैन ही अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट? डेफिनेटली बेलर कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट. या प्री मैच्योर टर्मिनेशन के केस में भी इफ बेलर टर्मिनेट्स द कॉन्ट्रैक्ट, कैन ही डू दैट? ही कैन डू दैट. If bailor terminates the contract, he can terminate the contract, but then he will have to pay some damages. एक चीज. दूसरा, अगर बेली ने ही कंडीशंस को फॉलो नहीं किया तो क्या बेलर टर्मिनेट करेगा? हाँ, ऑफ कोर्स टर्मिनेट करेगा. उसके ही गुड्स है और उसको डर रहेगा, उसको अच्छे से यूज करे. नेक्स्ट इज राइट टू डिमांड दैट द गुड्स व्हेन द सी, जब ग्रेटिट्यूडली दिया है, ग्रेटिट्यूडली दिया है, आउट ऑफ लव दिया है, आउट ऑफ विदाउट एनी कंसिडरेशन दिया है, तो बेलर कैन डिमांड द गुड्स बैक एनी टाइम, एनी टाइम, क्योंकि मर्जी से दिया है, मन मर्जी से दिया है. अगर बट अगर नॉन ग्रेटिट्यूस है तो क्या बेलर कभी भी गुड्स को डिमांड कर सकता है? वैसे टेक्निकली अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, बट अगर कोई सर्कमस्टांसेस में बेलर ने गुड्स को मांगा, प्री मैच्योर टर्मिनेट किया, तो देन ही विल हैव टू पे द डैमेजेस. बट जब ग्रेटिट्यूस बेलमेंट की बात आती है तो एनी टाइम बेलर कैन डिमांड बैक द गुड्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑल्सो, और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सामने वाले का पर्पस अचीव नहीं हुआ है फिर भी वो गुड्स को क्या कर सकता है? मांग सकता है. देन है राइट टू स्यू बेली. क्या बेलर बेली को स्यू कर सकता है? हाँ, कर सकता है. ओनली व्हेन बेली ने अगर कोई अनऑथोराइज यूज किया है, इनकंसिस्टेंट एक्टिविटी किया है, या जो गुड्स उसको बेल किया है वो गुड्स उसने किसी और को यूज करने दे दिया और टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया है, ये सारी चीजें अगर बेली करता है तो देन बेलर विल हैव ऑल राइट टू स्यू बेली. राइट टू कंपेंसेशन. अगर गुड्स जो बेल किए हैं हमने, वो गुड्स में कोई डैमेज होता है या उसके वजह से बेलर को कोई इनकन्वीनियंस होती है तो क्या वो पूरा अमाउंट बेली से कंपेंसेट करवा सकता है? यस, ही विल हैव ऑल राइट टू कंपेंसेट द अमाउंट फ्रॉम द बेली. राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर. रॉन्ग डूअर का मतलब होता है एनी थर्ड पार्टी. एक मैं अपने नॉर्मल लैंग्वेज में समझा देती हूँ. सपोज दो पार्टीज है बेलमेंट में, एक है बेलर और एक है बेली. सो बेलर ने उसके गुड्स बेली को दे दिए, करेक्ट है. अगर अगर कोई थर्ड पार्टी बेली को गुड्स यूज करने से रोक रहा है या उसको यूज नहीं करने दे रहा है या उसको खटक रहा है इन दोनों के बीच में का बेलमेंट का ट्रांजैक्शन, तो इन दैट केस आइदर बेलर और बेली कैन sue the wrongdoer. That is the third person. I will read the concept. Suit by beller and belly against wrongdoer. Wrongdoer का मतलब होता है any third person. If the third person wrongfully deprives the belly of the use or possession of the goods belt or does them any injury, the belly is entitled to use such remedies as the owner might have used in like case if no bailment has been made. And either the bailor or belly may bring suit against third person for the deprivation or injury. अभी जनरली क्या है, देखो, गुड्स पे भले ही गुड्स बेल किया है, ओनरशिप किसका होता है? ओनरशिप विल बी ऑलवेज ऑफ द बेलर, है ना. तो इमेजिन अगर मुझे लेट्स से मुझे नवनीत सर ने एक कैमरा दिया, बेलमेंट पे मैंने कैमरा लिया, सर मेरे को थोड़े वीडियोस बनाने हैं, मेरे पास अच्छा क्वालिटी का कैमरा नहीं है, तो आई वांट अ कैमरा. तो मैंने नवनीत सर से कैमरा उधार लिया मतलब बेलमेंट पे लिया समझो. सो नवनीत सर बोले कि 4 दिन आप यूज कर लो, 4 दिन के बाद वापस दे देना. सो दैट विल बी बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, है ना. डिलीवरी ऑफ गुड्स है, फॉर सम पर्पज है, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर है. सो क्या आपको लगता मैं कौन हुई? आई एम बेली. मैं कौन हुई? बेली हुई. नवनीत सर कौन हो गए? ही इज बेलर बिकॉज ही इज प्रोवाइडिंग द गुड्स, जो उस पे ओनरशिप उनका है. अभी क्या हुआ, मैं ऐसे कैमरा रख के मैं मेरे वीडियोस शूट कर रही थी, वीडियोस रिकॉर्ड कर रही थी अपने क्लासेस के. तो उसमें बाजू वाले या फिर कोई थर्ड पर्सन
या मैंने विंडो खुला रखा था, तो बाजू वाले जो मेरा नेबर है या मेरे सामने वाला है, वो ऐसे कैमरे को पिन कर रहा है या कैमरे को कुछ मार रहा है, या ही इज डिस्टर्बिंग मी फ्रॉम डूइंग एक्टिविटी। मैंने जो गुड्स बेल किए हैं वो गुड्स को मुझे यूज करने से क्या कर रहा है, वो प्रोहिबिट कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है, कैमरे को ऐसे भाटे फेंक के मार रहा है। सो अगर ऐसा कुछ होता है तो आई राइट टू स्टेप इनटू शूज ऑफ बेलर। आई हैव राइट टू स्टेप इनटू शूज ऑफ बेलर। इसका मतलब है अगर वो कैमरा मेरा होता, तो वो जगह पे मैं क्या करती थी? आई शुड हैव टेक एक्शन अगेंस्ट दैट थर्ड पर्सन, दैट इज रॉन्ग डूअर। सो ये वाले केस में अगर बेलमेंट वाले गुड्स में कोई थर्ड पर्सन आके काड़ी कर रहा है या थर्ड पर्सन वो गुड्स को यूज नहीं करने दे रहा है, तो बेली विल हैव ऑल राइट टू स्टेप इनटू शूज ऑफ हुम? बेलर। सो बेली क्या बोल सकता है, ये गुड्स एज इफ मेरे होते या एज इफ ये गुड्स मेरे हैं तो मैं वो पर्सन के अगेंस्ट क्या एक्शन लेता। तो क्या मैं मेरे राइट्स वो पर्सन के अगेंस्ट इन्फोर्स कर सकती हूँ? हाँ, पर्सनली एज अ बेली मैं उसके अगेंस्ट मेरे राइट इन्फोर्स कर सकती हूँ। या फिर मैंने तुरंत नवनीत सर को कॉल किया, मैंने बोला सर ये कोई तो है, वो जो गुड्स है कैमरा है वो क्या करने नहीं दे रहा है, वीडियोस रिकॉर्ड करने नहीं दे रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है ड्यू टू सम रीजन। सो क्या नवनीत सर और मैं मिलके, क्या हम दोनों साथ में मिलके हमारा राइट इन्फोर्स कर सकते हैं अगेंस्ट दैट पर्सन? यस, आइदर मैं एज अ बेली I will step into shoes of Beller and I can enforce my right against the person, or Beller and Bailey combinedly enforce their right to the third person. Have you understood that? ठीक है। अगर कैमरे का नुकसान हुआ, लेट से कैमरे का नुकसान हुआ 1,000 रुपया, वो पर्सन के वजह से, वो पर्सन ने कुछ डैमेज किया, 1,000 रुपया नुकसान हुआ। अभी ये नुकसान मैंने एज अ बेली रिकवर कर लिया, वसूल कर लिया। अभी ये किसको देना चाहिए? नवनीत सर, बेलर, कि मैंने रखना चाहिए, कि प्रपोर्शनेट रखना चाहिए? बेलर को देना चाहिए। किसको लगता है प्रपोर्शनेट रखना चाहिए? क्योंकि दैट टाइम बेली स्टेप्ड इनटू शूज ऑफ बेलर। लगता नहीं? अल्टीमेट लॉस तो ओनर का ही है। ओके, सो अपॉर्शनमेंट और रिलीफ और कंपेंसेशन, जो भी मुझे सामने वाले पार्टी से रिलीफ मिला, रिलीफ मतलब कंपेंसेशन, इंडेमनिफिकेशन मिला, ऑब्टेन बाय सच सूट, उसका क्या करें? whatever the amount by the way of relief or compensation in any such suit as between bailor and bailee be dealt as according to their interest। इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब जैसे प्रपोर्शनेटली, या उनका जितना वो गुड्स में इंटरेस्ट है, वो गुड्स में जितना बेनिफिट है, उसमें क्या करना चाहिए? उन दोनों ने प्रपोर्शनेटली लेना चाहिए। लेट से मैंने 4 दिन के लिए वो कैमरा लिया था, 4 दिन के लिए वो गुड्स लिया था, सो आई हैव सम इंटरेस्ट इन द गुड्स। अगर वो 4 दिन में वो कैमरा खराब होता है तो क्या मेरा काम फुलफिल होगा? मेरा पर्पस फुलफिल नहीं होगा। तो क्या इसका मतलब ऐसा है दैट आई हैव इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर? यस, आई हैव इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। सो प्रपोर्शनेटली मैंने क्या करना चाहिए? प्रपोर्शनेटली ये क्या करना चाहिए? वो गुड्स से जितना भी पैसा आता है, मेरा उसमें जितना इंटरेस्ट बनता है उतना आई कैन क्लेम, उतना रिलीफ मुझे मिलना चाहिए, या बचा कुचा सारा रिलीफ किसको मिलना चाहिए? बेलर को मिलना चाहिए। नाउ दैट विल डिपेंड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट, कि कैसा पार्टीज को बेनिफिट मिलता है ना? अंडरस्टूड? ओके, बोलो। एग्जैक्टली, इट इज बेलीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल राइट, बट डेफिनेटली जितना, सी कंपेंसेशन डज नॉट नेसेसरीली मीन्स की लॉस इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर उसने कैमरा को कोई हार्म किया है और कैमरा का जो हार्म है उसका रिपेयरेंस बस 1,000 रुपया है, बट हमने एज अ रिलीफ, एज अ कंपेंसेशन उससे 1,500 लिया, द रीजन बिहाइंड दैट इज उसने मेरा कैमरा ठीक करने में, या मेरे 4 दिन में से उसने मेरा आधा दिन बर्बाद कर लिया,
सो वी टुक कंपेंसेशन ऑफ 1500 रुपीज. अल्टीमेटली कैमरे को जितना डैमेज हुआ है उतना तो बेलर को जाना चाहिए, नो डाउट विद दैट. बट मेरा जो बेनिफिट ऑफ इंटरेस्ट है इन द सब्जेक्ट मैटर, क्या उतना रिलीफ मुझे मिलना चाहिए, उतना प्रोपोर्शनेट रिलीफ मुझे मिलना चाहिए एज अ बेली. एनी डाउट? और समझा क्या? डाउट क्लियर हुआ? इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर है तो उतना प्रोपोर्शनेट मिलना चाहिए. नॉट एग्जैक्टली मीन्स कि बाबा डैमेज का इतना खर्चा है. डैमेज का खर्चा तो पूरा बेलर को ही जाएगा, है ना, क्योंकि उसका गुड्स है, हमें उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा. बट द ओवर एंड अबाउ मनी, सपोज हमने उनसे 1000 के ऊपर कुछ लिया, तो उसका भी प्रोपोर्शनेट जितना मेरा हिस्सा है उतना बेली को मिलना चाहिए, बचा हुआ हिस्सा बेलर को मिलना चाहिए. समझ रहा है क्या? एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करें. सबके चेहरे देख के ऐसा लग रहा है. चलो एक काम करते हैं, राइट्स ऑफ बेलर तो लिख ही लेते हैं, देन वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन. लिखो. नंबर 1 राइट. नंबर 1 राइट लिखो. राइट टू टर्मिनेट द बेलमेंट. नंबर 1 राइट. राइट ऑफ बेलर. राइट ऑफ बेलर में समझ रहा है, इजीली समझ रहा है क्या? राइट ऑफ बेलर में लिखो राइट टू टर्मिनेट. इफ बेली डज एनी एक्ट, if Bailey does any inconsistent act, लिखो. If Bailey does any inconsistent act with the condition of bailment, if Bailey does any inconsistent act with the condition of bailment, then bailer will have right to terminate the bailment. Bailer will have right to terminate the bailment. बेलर के एंड पे तो वर्डेबल हो जाएगा. दूसरा उसमें स्टेटमेंट, inconsistent act, bailor will have right to terminate the bailment. Terminate the bailment. Number 2, राइट टू डिमांड बैक द गुड्स. उसमें दो लिखो, दो ग्राफ बनाना, ग्रेटिट्यूस नॉन ग्रेटिट्यूस. राइट टू डिमांड बैक द गुड्स वाले पॉइंट में ऐसे दो ग्राफ बनाना, ग्रेटिट्यूस नॉन ग्रेटिट्यूस. राइट टू डिमांड बैक गुड्स में लिखो ग्रेटिट्यूस नॉन ग्रेटिट्यूस. ग्रेटिट्यूस में लिखो बेलर कैन एनी टाइम, बेलर कैन एनी टाइम डिमांड बैक द गुड्स. बेलर कैन एनी टाइम डिमांड बैक द गुड्स. नॉन ग्रेटिट्यूस में लिखो बेली, बेलर कैन डिमांड बैक द गुड्स, बेलर कैन डिमांड बैक द गुड्स वुड बी कंसिडर एज प्रीमैच्योर टर्मिनेशन. बेलर कैन डिमांड बैक द गुड्स वुड बी कंसिडर एज प्रीमैच्योर टर्मिनेशन. ये अपन किस में लिख रहे हैं? नॉन ग्रेटिट्यूस में. प्रीमैच्योर टर्मिनेशन, बेलर हैज टू कंपेंसेट बेली, कॉमा देके लिखो बेलर हैज टू कंपेंसेट बेली. नेक्स्ट राइट लिखो बेलर हैव राइट टू स्यू बेली, ऐसा ही लिखो स्टेटमेंट फॉर्म में. बेलर हैव राइट टू स्यू बेली फॉर इन्फोर्सिंग,
for enforcing for enforcing all the liabilities and duties, for enforcing all the liabilities and duties, for enforcing all the liabilities and duties. Right to sue Bailey for enforcing all the rights, for enforcing all the, क्या बोला मैंने, liabilities and duties. नेक्स्ट लिखो, राइट टू कंपेंसेशन, राइट टू कंपेंसेशन, राइट टू कंपेंसेशन में लिखना, इफ बेली यूज अनऑथोराइज, बेली मेक्स unauthorized use of goods, if Bailey makes unauthorized use of goods or unauthorized mixing of goods, or unauthorized mixing of goods, then Bailey will have, Bailor will have right to compensate for the same. Bailor will have right to compensate for the same. उसके बाद वाला पॉइंट ऐसे स्टार मार्क करके लिखना, राइट ऑफ बेलर एंड बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर, राइट ऑफ बेलर एंड बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर. और बोले नेक्स्ट वाला स्टार मार्क करके लिखो, दैट इज अ राइट, बट ये मैं अलग से क्यों लिखवा रही हूँ, बिकॉज ये बेली का भी राइट बन सकता है और बेलर का भी बन सकता है. राइट ऑफ बेलर एंड बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर, रॉन्ग डूअर के आगे लिखो थर्ड पर्सन. उसमें लिखो इफ थर्ड पर्सन wrongfully wrongfully deprives the belly, wrongfully deprives का मतलब होता है दबाना, परेशान करना, टॉर्चर करना. if third person wrongfully deprives the belly of the use of goods belt or does any injury to the, or wrongfully deprives belly of the use of goods belt or does them any injury, or does them any injury, at that time, at that time belly can step into shoes of bailor, belly can step into shoes of bailor, that is, that is he will have, he will have all the remedies, लिखो, लिख, मिस हो गया, he will have all the remedies as that of the owner, as the owner might have, he will have all the remedies as that of the owner या फिर as owner might have. उसमें ही एक अलग पॉइंट लिखेंगे, उसमें ही पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखो, मतलब सेम कंटिन्यूएशन में, any compensation obtained by third party by such a suit, any compensation obtained by third party by such suit be dealt with,
comma, be dealt with according to, be dealt with according to respective interest of bailor and bailee. बेलर एंड बेली. अच्छा, आपको क्या लगता है बेलमेंट का ट्रांजैक्शन टर्मिनेट कब होगा? व्हाट डू यू थिंक व्हेन द बेलमेंट ट्रांजैक्शन वुड बी टर्मिनेटेड? टर्मिनेट होना मतलब खत्म होना. जब क्या चालू हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा. यस yes. जब कॉन्ट्रैक्ट का टेन्योर खत्म हो जाएगा, दैट टाइम कॉन्ट्रैक्ट विल बी टर्मिनेटेड. और आफ्टर अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस एज वेल, सामने वाले पार्टी का पर्पस पूरा हो गया, उसने गुड्स दे दिए, हो गया खत्म, टर्मिनेट बेलमेंट. सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई, तो इन दैट केस ऑल्सो बेलमेंट ट्रांजेक्शन विल बी टर्मिनेटेड. ओके. और डेथ हो गया तो डेथ के केस में, इनकैपेबिलिटी के केस में, मतलब बेली का डेथ हो गया तो गुड्स किसको देंगे? वो केस में ऑल्सो बेलमेंट ट्रांजेक्शन विल बी ऑल्सो बाय नोटिस. या जो गुड्स हम बेल करने वाले हैं वो गुड्स ही डिस्ट्रक्ट हो गए. जो साइकिल अपने फ्रेंड को देना है यूज करने के लिए, साइकिल ही टूट गई, अब क्या देंगे? सो देर इज डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. तो ये सारे केसेस में क्या हो जाएगा? अपना बेलमेंट का ट्रांजैक्शन विल बी टर्मिनेटेड और इट विल बी ओवर. अपन बस एक लिस्ट बना के लेंगे कि कौन सी चीजें की वजह से बेलमेंट का ट्रांजैक्शन विल बी टर्मिनेटेड. लिखो, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट ड्यू टू, termination of contract of bailment due to number one, termination of contract of bailment due to number one, expiry of period, expiry of stipulated period. Number two, fulfillment of the purpose. Number three, by death. नंबर 3 में लिखो बाय डेथ ऑफ आइदर बेलर एंड बेली, बेलर और बेली और बोथ. नहीं, पहले ही डेथ हो गया तो नहीं कर सकते, बट अगर गुड्स देने के बाद किसी का डेथ होता है तो देन ऑफ कोर्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन क्लेम द गुड्स बैक. बट गुड्स देना है और पहले डेथ हो गया, देन कॉन्ट्रैक्ट वोंट हैपन. बाय डेथ ऑफ बेलर और बेली लिखा. नेक्स्ट लिखो बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर का मतलब होता है गुड्स जिसमें हम डील करने वाले हैं. नेक्स्ट नंबर लिखो बाय नोटिस. बाय नोटिस का थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिखना है अपने को. बाय नोटिस में भी दो पार्ट बनाना, ग्रेटिट्यूस, नॉन ग्रेटिट्यूस. बाय नोटिस में भी ऐसे दो ग्राफ बनाओ, ग्रेटिट्यूस, नॉन ग्रेटिट्यूस. ग्रेटिट्यूस, नॉन ग्रेटिट्यूस के नीचे लिखो इट कैन बी टर्मिनेटेड एनी टाइम बाय द बेलर. It can be terminated any time by the bearer by giving notice. By giving notice.
उसके आगे लिखो, कंटिन्यू लिखना है। इन केस द लॉस एक्सीड, in case the loss exceed benefit derived by Bailey, the loss exceed benefit derived by Bailey, the bailer must compensate. Exceed benefit derived by Bailey, the bailer must compensate for the loss. नॉन ग्रेटिट्यूस में लिखो, नॉन ग्रेटिट्यूस में लिखो, if Bailey make inconsistent use of goods, if Bailey make inconsistent use of goods, Bailor can always, if Bailey make inconsistent use of goods, Bailor can always terminate the contract. Bailor can always terminate the contract by notice. Bailor can always terminate the contract by giving notice. Contract of house agreement, rent agreement. Bailment is just for movable goods. Property is not movable. वो पोगा में आएगा, मतलब प्रॉपर्टी एक्ट में आएगा. दैट इज डिफरेंट. बेल, हम बेलमेंट किसका कर सकते हैं? जो गुड्स आर मूवेबल, मोबाइल है, इजीली ट्रांसफरेबल, उनका ही. फिक्स्ड एसेट का नहीं होता है, फिक्स्ड एसेट का नहीं होता है. हाँ, नंबर 5 क्वेश्चन रीड कर पा रही हो? फॉन्ट दिख रहा है? मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान दो. ए बेल्स हिज ज्वेलरी विद बी. मुझे बताओ बेलर कौन हुआ? ए. बेली कौन हुआ? बी. क्या गुड्स ज्वेल बेल किए हैं? ज्वेलरी. ए बेल्स हिज गुड्स विद बी ऑन द कंडीशन टू सेफगार्ड इट इन बैंक्स सेफ लॉकर. ए ने बी को गुड्स बेल कर दिए, ओके, और बी को क्या बोला? कंडीशन है बैंक में रख देना. तो ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ए एंड बैंक के बीच में नहीं, ओके. However, B kept in the safe locker at his residence, where he actually keep his own jewelry. तो बी ने क्या सोचा? वो बोल रहा है बैंक में रखने के लिए, बट मेरे भी घर पे तो, मेरे भी घर पे सेफ ही है, देर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, मेरे खुद के गुड्स में रखता हूं. तो बी ने कहा रखा? उसके खुद के लॉकर में रख दिया, घर पे रखा, होम रेसिडेंस. आफ्टर अ मंथ, आफ्टर अ मंथ ऑल ज्वेलरी वॉज लॉस्ट इन रिलीजियस रॉय. एक बड़ा डकैती हो गया, चोरी हो गया, उसके भी गए गुड्स, दूसरे वाले के भी गए. ए फाइल्ड सूट अगेंस्ट बी. बेलर ने बेली के अगेंस्ट सूट फाइल किया फॉर रिकवरी, रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. कैन ए सक्सीड? व्हाई? हाउ? रीजन? प्रोविजन? अच्छा, एक जन बोलो. हाँ बोलो. ही मिक्स्ड हिज गुड्स विथ हिज ओन, एक पॉइंट आया है, ओके. कंडीशन फुलफिल नहीं हुई. क्या थी कंडीशन? एग्जैक्टली, बैंक के लॉकर में रखने की कंडीशन फुलफिल. बट वो तो उसने तो सेफ रखा था ना, उसके घर के लॉकर में ही रखा था, उसको लगा सेफ रहेगा. कंडीशन चेंज हो गई. सो कैन ए सक्सीड? व्हाट कुड बी द प्रोविजन? इनकंसिस्टेंट क्या यूज किया उसने? क्या ज्वेलरी पहन के थोड़ी बैठा?
पर्पज वॉज टू सेव कस्टडी. वॉट, क्या हुआ रहेगा बोलो, क्या प्रोविजन लगता रहेगा? आई नो आपको समझ रहा है, बट कैन यू एक्सप्लेन? टेक reasonable care of the goods as a man of ordinary prudence and not to mix the goods का इधर इतना सवाल नहीं आता है. क्यों बोलूं क्या? क्योंकि यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन इज ऑलरेडी गिवन, जा जाके बैंक में रख दे. एंड ही हैज नॉट फॉलोड द टर्म्स एंड कंडीशंस. सो क्या ऐसा हो सकता है कि बेली ही हैज एक्टेड एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस? आकांक्षा, he has acted as a man of ordinary prudence कि उसने सोचा मैं मेरे लॉकर में रखता हूं. सो ही माइट बी थिंकिंग कि मेरे लॉकर में सेफ है. वहां पे प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि he has not fulfilled the terms and conditions of the contract. So the contract would be voidable at the option of whom? Bailor. So can A avoid the contract or can A claim the damages? Definitely he can. How will you write the answer? Exactly. There is change, not change, but the terms and condition has not been fulfilled by the belly, जो कि उसने करने चाहिए. ये बेसिक है. क्या आपको बेलमेंट क्या होता है ये समझाना पड़ेगा? नहीं, नहीं. क्यों? आपको बेलमेंट क्या होता है ये समझाना पड़ेगा क्या? किसको लगता है? हाँ, यू विल हैव टू एक्सप्लेन बेलमेंट. और किसको लगता है गरज नहीं है, जरूरत नहीं है? बाय गौरव, बाय टेल मी. Why it is not required to explain bailment in this transaction? See, it is already given A bails his jewelry. So it is already given that A ने B के साथ bailment का transaction किया है. हमें यहाँ पे ये find out करना ही नहीं है कि A ने goods दिए होंगे for some purpose. That's how we are considering that it is a bailment. It is already given that it is a bailment. हमें directly provision लिखना है और conclusion पे जाना है. What provision you will write or how will you write the answer? How will you write the answer? कोई मुझे एक दो लाइन में एक्सप्लेन करेगा कि आप आंसर कैसे लिखोगे? बोलो. Exactly, very nice. Bailor can also claim the damages. That is, Mr. A will succeed in filing the case against Mr. B. क्या नॉर्मल स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप लगता है? करो, लिखो. इसका आंसर लिखो. इसका आंसर लिखो. क्या बी का निग्लिजेंस हुआ है? He acted as a man of ordinary prudence, but क्या B का negligence हुआ है towards the contract? Because he have not fulfilled the terms and conditions of the contract. Answer लिखो, लिखो. क्या कर रहे हो डिस्कशन? क्या सेक्शन 153 क्यों आएगा रे? 152 तो भी आ सकता है. Section 152 would be provision. See, if you don't remember the section, it is already given that in absence of any special agreement, in absence of any special agreement, the belly is not responsible.
In absence of any special agreement, the belly is not responsible for the loss. Belly is not responsible for the loss if he has acted in ordinary, or he has acted as a man of ordinary prudence, but there is negligence of belly towards terms and conditions of the contract. भले ही उसने सेफ और रॉकर में उसके रखा, बट क्या उसने टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को निग्लेक्ट किया? ही केप्ट इट हैज एट हिज हाउस, so he has neglected the term and condition. So B will be liable to compensate the amount to the A. Very simple. 153 क्यों आएगा? क्या है 153? टर्म्स एंड कंडीशंस. सी, हमें 152 153 दोनों का हमें वहां पे कंसेप्ट देना पड़ेगा कि अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं या फिर इन अब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या बेली लाइबल होता है? वैसे तो वैसे तो नॉन ग्रेटिट्यूड के केस में क्या बेली लाइबल होता है? बेली इज नॉट लाइबल. बेली इज नॉट लाइबल इफ ही एक्टेड एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस. ही इज नॉट लाइबल. बट बट अगर उसने टर्म एंड कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को निग्लेक्ट किया है तो क्या वो लाइबल है? देन ही विल बी लाइबल. लिखो, लिखो, मैं लिखवाती हूँ. आप लिखते हो? लिखो, लिखो, लिखो. सेक्शंस के पीछे मत पढ़ो, कंसेप्ट के पीछे जाओ, प्रोविजन के पीछे जाओ. 151 में दिया है कि एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस एक्ट करना चाहिए. 152 में दिया है कि एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस एक्ट किया, फिर लॉस हुआ, देन बेली वोंट बी लाइबल. 153 में दिया है कि टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, तो देन बेली विल बी लाइबल टू कंपेंसेट इट. यू जस्ट हैव टू राइट लाइक कि बेली के निग्लिजेंस के वजह से बेलर हैव टू सफर द लॉस, then it is the obligation of the belly to compensate or to indemnify to the bailor. Yes, वैसे बेल गुड. Actually, he acted as a man of ordinary prudence, but do he fulfill the terms and conditions? He did not. So that would be, yeah. So 152 and 153. So that would be 152 because कि हमें क्या बोलना है कि बाबा in case to any contract or either to contrary, जनरली बेली लाइबल होता है क्या गुड्स के लिए? बेली इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड्स, है ना? बट जब उसने एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस का एक्ट किया है, सो बेली वॉन्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस, बट ड्यू टू निग्लिजेंस इन टर्म्स एंड कंडीशंस, और इफ बेली निग्लेक्टेड एनी टर्म्स एंड कंडीशन, देन ही विल बी रिस्पॉन्सिबल. सो हमें ये भी बताना है कि जनरली तो बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, आइदर टू द कॉन्ट्ररी, बट अगर बेली ने निग्लिजेंस किया है तो क्या वो रिस्पॉन्सिबल होता है? हाँ. तो हमें 52 भी बताना है और 153 भी बताना है. आई जस्ट मेंट दैट. ऑर्डिनरी प्रूडेंस का तो सवाल ही नहीं आता. मैंने बोला कि ही एक्टेड एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, उसके हिसाब से उसको जो सही लगा वो. उसके भी गए ज्वेलरी, दूसरे वाले के भी गए. चोरी में लॉस उसका भी हुआ रहेगा. हाँ.
क्या हो गया कबीर सिंह? हार्ट दुख रहा है? सच में? ए बाबा, क्या हुआ तेरे को? कबीर सिंह धोखा वोखा मिला क्या? इसका सच में तबीयत खराब है तो बाहर जाने को बोल। सबसे पहले मैं आयुष का आंसर सुनूंगी, तो जितना जल्दी हो सके आंसर लिख दे। लिखा है? रीड कर। हाँ, तो बाकी बातें बाद में करो, पहले आंसर पे फोकस करो। और तुम दोनों साथ में नहीं बैठो क्या? आयुष और ये शर्विन, चालू रहती है बड़बड़ बड़बड़। कल से साथ में नहीं दिखोगे मुझे, बोलो। चलेगा। आई जस्ट वॉन्ट प्रोविजन एंड कंक्लूजन। Whether A will succeed, why he will succeed or why he will not succeed, whatever the answer. क्या सबको सेम लगता है कि A सक्सीड होगा? हाँ। किसी को ऐसा तो नहीं लगता ना कि A ने सीयू किया भी तो उसको कंपेंसेशन नहीं मिलेगा? ऐसा तो कोई नहीं है। ओके। हाँ, क्या लिखा गौरव? आंसर रीड करो। सो B विल बी लाइबल टू कंपेंसेट A. ओके, फेयर इनफ। हाँ बोलो, रीड करो। हाँ। ओके, ग्रेट। हम्म। वेरी नाइस, वेरी नाइस, परफेक्ट। वॉइडेबल का भी आया है, दोनों सेक्शंस को मेंशन किया, 52 53। बोलो नकुल। ओके। ओके, ग्रेट। हाँ। हम्म। परफेक्ट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इधर बोलो। नहीं, ए विल सक्सीड और नॉट एंड देन यू कैन रिलेट इट विद द फैक्ट ऑफ द केसेस। डुप्लीकेशन कहीं नहीं हुआ, मैंने जो भी दो, जरूरत नहीं। आप एक बार लिखते हो डबल। इधर सोमेश लिख रहा है, रीड करो। पलक रीड करो। क्या हो रहा है? वो लिख रही है, लिखा ही नहीं है। ओके। मिताली रीड करो। मैं उधर वो चैताली के राइम को याद करती हूँ। हाँ, चैताली नहीं आई क्या आज? मिताली रीड करो आंसर। लिख रही है? हाँ, रीड कर। हम्म। हम्म। आई कमेंट दैट। हाँ। परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर अपना भी जो हुआ मैं उसको टिक मार्क कर देती हूँ, सो दैट वी हैव कंप्लीटेड नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 7 देखो तो, सबका लिखना हो गया ना?
एक मिनट लो एंड वाइंड अप योर आंसर. इतनी इतनी देर थोड़ी लगाते रहते. यू हैव कंप्लीटेड क्या तनुजा? नॉट येट. एनीवन हु वांट्स टू रीड देयर आंसर? इधर वाला यश लिख रहा है. मंथन रीड करो. लिख रहा है. क्वेश्चन दिखाओ. हाँ. आयुष. आई विल गिव 1 more minute एंड देन वी विल. क्या लिखा सिया? करो रीड. रीड करो. इतना अच्छा नहीं मतलब आंसर तो वही रहेगा ना. अच्छा बनाओ उसको. चेंज करो थोड़ा सा. कुछ ऐड लेस करो. रीड करो रानी. परफेक्ट. ये क्वेश्चन नंबर 7 देखो. मैं रीड करूं. सब लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए अभी. आई विल रीड. सब लोग देखो. अमर बिल्ड. बिल्ड मतलब डायरेक्टली बोला है बेलमेंट है. ठीक है. अमर बिल्ड 50 kgs ऑफ हाई क्वालिटी शुगर टू श्रीजी. श्रीजीत क्या? अच्छा. अमर बिल्ड हाई क्वालिटी शुगर टू श्रीजीत who owned a kirana shop, promising to give rupees 200 at the time of taking back the billed goods. नॉन ग्रेटिट्यूस है कि ग्रेटिट्यूस है? ग्रेटिट्यूस है. नॉन ग्रेटिट्यूस है. देयर इज अ कंसिडरेशन. Shrijit's employee unaware of this and mixed the 50 kgs of sugar belonging to Amar with the sugar in the shop and packed it for the sale when Shrijit was away. श्रीजीत का जो नौकर है क्या नाम है उसका? हाँ. तो वो जो एम्प्लॉई है उसको पता नहीं था ये क्या हुआ इन दोनों के बीच में बेलमेंट. उसने क्या कर दिया? मिक्स कर दिया. जो किराना शॉप में शुगर है ही हैव मिक्स द शुगर विथ अमर के 50 kgs ऑफ शुगर और उसने पैक कर दिया सेल के लिए. दिस केम टू लाइट ओनली व्हेन अमर केम आस्किंग फॉर द शुगर ही हैड बेल्ड विथ श्रीजीत. As the price of specific quality of the sugar has tripled, what is the remedy available to Amar? प्राइस बढ़ गया. अभी अमर क्या करे? अमर ने तो बोला था गुड्स को. If goods are mixed with the consent of the bailor, no problem with that. But if goods are not mixed with the consent of bailor, then if separable, separate karo. If not separable, then bailey will have to compensate to the bailor. फिर से एक बार क्वेश्चन रीड करो. क्या कंसेंट कंसेंट है नहीं है देख लो. मेरे को तो नहीं लगता है कंसेंट नहीं है कि है. क्या लिखोगे? कैसे लिखोगे? क्या करोगे? कैन यू फ्रेम द आंसर बाय टेकिंग सम टाइम? 5 to 10 minutes लो आराम से. फ्रेम द आंसर. कंपेंसेशन अमाउंट भी मेंशन करना है.
एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं दिया है, बट यू कैन मेंशन कि जो मार्केट प्राइस है या जो प्राइस ट्रेबल्ड हुआ है वो क्या करेंगे, कंपेंसेट करवा के देना पड़ेगा. वॉट एवर अमाउंट द बिलर आस्क फॉर, नो, रीजनेबल अमाउंट. कंपेंसेशन क्या होता है कि मैंने 100 रुपया में वो चीज खरीदी, ठीक है, आज प्राइस ₹300 हो गया, मेरे को आज वो कॉन्ट्रैक्ट में इनकन्वीनियंस हुआ, इसके लिए 300 रुपया में बाय करना पड़ रहा है, मेरा कितना नुकसान हुआ, 200 रुपए का. सो आई कैन claim only up to 200 rupees. Whatever price has trebled, that much only I can claim. So can you frame answer in 5 to 10 minutes? Read question one more time. Try to frame answer. Composition वाला है ये. गुड्स को हमने नॉट टू मिक्स, जैसे इट इज ड्यूटी ऑफ बेली नॉट टू मिक्स द गुड, है ना, तो वही आंसर है. आप उसको कैसे लिखोगे बताओ, मैं क्लू तो दे दिया, आंसर ही बता दिया. आई जस्ट वॉन्ट यू टू फ्रेम द आंसर प्रॉपरली. क्वेश्चन बड़ा है इसका मतलब ये नहीं आंसर भी बहुत बड़ा होगा. एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ. रिकॉल द प्रोविजन, ट्राई टू फ्रेम द आंसर. जरूरी नहीं कि परफेक्ट ही आंसर होना चाहिए, यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, बट इंडिविजुअल आंसर अलग होना चाहिए. सबके इंग्लिश अलग होता है. आप प्रोविजन या पीछे का हेल्प मत लो, बिना देखे आप फ्रेम करो आंसर. ऐसा करते करते एक दिन आप बहुत परफेक्ट हो जाओगे. और ये सेक्शंस में मत घुसो, 151, 152, 153, प्रोविजन याद करने का ट्राई करो. सच में छोटा आंसर है, मतलब जितना क्वेश्चन का साइज है ना उससे आधा ही आंसर है. प्रोविजन आई एम सेइंग, वेरी स्मॉल आंसर. ग्राफ देख लोगे मैंने दिया हुआ तो भी समझ जाओ. Not required. You should mention amount is not mandatory. It is not given over also, or there also. आप बस बोल सकते हो कि compensate करना पड़ेगा for the loss, for the whatever loss bailor had to suffered. बेली will have to compensate. Either अभी बेली को पता नहीं है उसके एम्प्लॉय ने पीछे से क्या कांड किया है, फिर भी उसको compensate करना पड़ेगा. हम्म. क्योंकि वो शुगर कैसे थी, हाई क्वालिटी शुगर थी, दिया है ना, हाई क्वालिटी शुगर उसने वो मिक्स कर दिया नॉर्मल लो क्वालिटी के साथ. क्या शुगर के दाने दाने अलग करेंगे क्या, ये तो पता ही है कि इट इज नॉन सेपरेबल विदाउट कंसेंट. सिंपल. ऑनलाइन वाले सॉल्व कर रहे हो, श्रुयांश, ऋतुजा, प्रेरणा, सॉल्व कर रहे हो ये क्वेश्चन का आंसर. कितना सिंपल है ना. अच्छा लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, मजा आता है. कंसेप्ट अगर समझो तो बहुत मस्त लगता है. जस्ट अ मिनट, हाँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले कर रही हूँ, आप यहाँ से ले सकते हो, क्वेश्चन देख सकते हो. अमर वाला क्वेश्चन आई विल हाईलाइट एज वेल. 5 मिनट दिए हैं, आंसर लिख के मुझे एक 8-10 आंसर सुनने हैं सबके. डन. हाँ, रीड करो गौरव, रीड करो. विच इज इनसेपरेबल. हाँ,
Srijit will have to compensate. हाँ. हाँ. ओके. हम्म. हम्म. हाँ. परफेक्ट. परफेक्ट. हाँ. रीड करो. हम्म. हम्म. नाइस. नकुल ने आंसर बहुत परफेक्टली लिखा. उसने ऐसे लिखा कि इट इज, मतलब यू कैन चेक रेफरेंस ले सकते हो. डिफरेंस ये था अच्छा आंसर होने के लिए कि इट इज ड्यूटी ऑफ बेली नॉट टू मिक्स द गुड्स. सो ही राइट लाइक वाइज. सो ये परफेक्ट आंसर लगा. प्लस प्रोविजन तो अच्छा था ही. उसके बाद जो उसने लिखा कि बाय फैक्ट ऑफ द केस भी मेंशन किया कि अमर ने जो गुड्स बेल किए थे श्रीजीत ने, उसके एम्प्लॉय ने क्या किया है, अनइंटेंशनली उसको मिक्स कर दिया है. So Amar will have to compensate it to the uh, compensate it to the Shrijit. तो वो अनइंटेंशनली, तो उसने क्या किया, प्रोविजन लिखा, उसके बाद फैक्ट ऑफ द केस लिखा एंड देन एक कंक्लूजन का लाइन लिखा, विच आई फाउंड परफेक्ट. योर आंसर इज ऑल्सो गुड. प्रोविजन इज परफेक्ट, नो प्रॉब्लम विद दैट. बट बाद में जो फैक्ट ऑफ द केस लिखना है, थोड़ा सा फैक्ट ऑफ द केस लिख के फिर कंक्लूजन का पॉइंट लिखो. ठीक है. एक बार चेक कर लो. योर आंसर इज गुड. प्रोविजन तो एज इट इज रखना है, बट फैक्ट ऑफ द केस में यू कैन चेंज लिटिल बिट, है ना, यू कैन ऐड लिटिल बिट. ये मेरे को पर्टिकुलर 5-7 लोग ही सिर्फ आंसर रीड कर करके, बाकी की इतना टाइम लगता है क्या? हाँ, करो रीड सोमेश. हाँ. नाइस. अच्छा लिखा. हाँ. हाँ. हम्म. द. ओके. हाँ. Okay. See, 200 was the consideration ka price, which will be paid when 50 kgs of high quality sugar will be returned back to the baler. That is not the damage ka amount. That would be consideration for the bailment ka contract. So damage ka amount will differ, would be different. हाँ. So ठीक है. Okay. Read करो. Shrijit will be entitled to compensate Amar for the loss. Okay. Bailey will compensate to baler. हाँ. Avni.
हाँ हम्म बेली शुड एक्ट एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं। हमें इंस्टीट्यूट के हिसाब से वी नीड परफेक्ट आंसर, कल सुनूंगी, वी नीड परफेक्ट आंसर, ऐसा नहीं कि कंसेप्ट पता है तो सब लिखे, है ना, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। इफ यू राइट इट ऑल्सो तुम्हारा टाइम जाएगा, you will not get extra marks for that, you will get just marks for the provision which is needed, which is 157। सो इसके लिए एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलने वाला, सो वाई टू वेस्ट टाइम, है ना, एक लाइन में आधा सेकेंड लगता है लिखने में, सो एग्जाम में वो टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। ओके